किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका सिलेबस। एक बार स्टार्टिंग में अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया तो आपको प्रिपरेशन में और ज्यादा आसानी हो जाती है। अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, क्लास 12th में आ चुके हैं, तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपके प्रिपरेशन का दौर, यानी कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम प्लस आपका सीयूटी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम क्लास 12th के लिए तो हमारे स्कूल्स में ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हमें पता है कि सिलेबस क्या है, लेकिन व्हाट अबाउट सीयूटी 2027? ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को सीयूईटी 2027 के लिए क्या पढ़ना है? हिस्ट्री में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है सीयूटी एग्जाम में। इसके अलावा ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इन सब का सिलेबस क्या होगा? ह्यूमैनिटी सिलेबस फॉर सीयूईटी यूजी 2027 फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने हिस्ट्री के सिलेबस से। जैसे कि आपको पता है कि हमारी हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, 3 बुक्स हैं। तो बुक 1 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर आपके कौन कौन सी थीम्स आने वाली है? सो फर्स्ट थीम में जो है आपका यहाँ पर दिया होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड द आर्कियोलॉजी, यानी कि इस चैप्टर को हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है? ब्रीक, बीस एंड बोन्स। लेकिन यहां पर देखो थीम का नाम क्या दिया हुआ है? चेंज बिल्कुल नहीं है, बस वो थोड़ा सा नाम, टॉपिक को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं, ठीक है, और उसके आर्कियोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी साइट से, कौन कौन से किस किस तरह के हमारे आर्टिफैक्ट्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाले और उनके एविडेंस से हमें क्या पता चलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर थीम 2 पर आते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन द अर्ली स्टेट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। तो यहाँ जैसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो जाती है तो फिर से, ठीक है, रीमर्जेंस स्टार्ट होती है, किसकी स्टेट्स की, नए नए टाउन्स बनते हैं, सिटीज बनते हैं, राजाओं का इमर्जेंस होता है। ठीक है, कौन कौन सी डायनेस्टी ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर कहां कहां पर रूल किया, तो वो हम थीम 2 के अंदर समझने वाले हैं। थीम 3 के अंदर हम क्या समझने वाले हैं? सोशल हिस्ट्रीज ऑफ द अर्ली सोसाइटी ऑफ महाभारत। ठीक है, सो महाभारत को एक डायनेमिक एपिक क्यों कहा जाता है? महाभारत दुनिया का लेंथीएस्ट एपिक क्यों माना जाता है? महाभारत के साथ साथ में टाइप्स ऑफ मैरिज, गोत्र सिस्टम, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम इस थीम के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में थीम 4 में क्या आ जाएगा आपका? हिस्ट्री ऑफ द बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, कल्चर डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम कल्चर डेवलपमेंट को समझने वाले हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है, जो कि 600 बीसी से लेकर के 600 सीई के बीच में आपकी ये जर्नी होने वाली है। ठीक है, सो इसी के अंदर, इसी टाइम पीरियड के अंदर यहां पर हम सोशल डेवलपमेंट को समझने वाले और यहां पर हम कल्चर डेवलपमेंट को समझने वाले हैं, जहां पर हम जैनिज्म, बौद्धिज्म, हिंदुइज्म में, जिसमें हम वैष्णविज्म, शैविज्म को समझने वाले हैं। ठीक है, यहां पर उसके बाद में हम आते हैं थीम 5 पर। तो थीम 5 में मेडिवल सोसाइटी थ्रू द ट्रैवलर्स ऑफ द अकाउंट। तो इसमें हमारी जो एनसीईआरटी में दिया गया चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, ये वही चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलर्स के बारे में समझने वाले हैं, कौन कहां से आया, किस तरीके से इंडिया के बारे में सोच करके उन्होंने अपनी बुक में इंडिया को डिफाइन किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर थीम 6 में आते हैं, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में हम जानेंगे कि कौन कौन से संतों का कंट्रीब्यूशन रहा है भक्ति को स्प्रेड करने में। ठीक है, किस तरीके से इस्लाम रिलीजन हमारे इंडिया में आता है, उसको कैसे प्रोपोगेट किया जाता है, उसके जो भी उसके ओव्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर हिंदुइज्म, मतलब हिंदू जो धर्म है उसके बारे में भी, और साथ में हम इस्लाम धर्म के बारे में भी सब कुछ यहाँ पर समझने वाले हैं। कौन कौन से जो संत थे, द ग्रेट संतास थे, है ना, वो कौन कौन से एरिया से, ठीक है, वो उन बिलोंग करते हैं और कैसे उन्होंने भक्ति को स्प्रेड किया, ये सारी चीजें हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन में समझने वाले हैं। फिर आता है हमारे पास थीम 7 में विजयनगर एम्पायर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड आर्किटेक्चर। विजयनगर एक ऐसी सिटी थी और एक ऐसा एम्पायर भी था, इसको सिटी और एम्पायर दोनों कहते हैं, जिसने साउथ इंडिया को फ्लरिश करने में अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। ये अपने आर्किटेक्चर स्टाइल्स के लिए बहुत माना जाता था और आज भी माना जाता है, इसके टेम्पल स्टाइल्स की वजह से। ठीक है, तो ये सारा भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। थीम 8 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मुगल एम्पायर एंड द अग्रेरियन सोसाइटी, पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट, यानी कि मुगल पीरियड में पीजेंट सोसाइटी जो थी, अग्रेरियन सोसाइटी, किस तरीके से वर्क किया करती थी, है ना, और कैसे उनके वर्क करने से, यानी कि जो एग्रीकल्चर किया करती थी, उसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से मुगल्स को क्या बेनिफिट होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जमींदार का रोल क्या होता था, वुमेन का रोल क्या होता था, पंचायत का रोल क्या होता था, वो सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर थीम 9 में हम समझने वाले कॉलोनिज्म एंड द रूलर सोसाइटी। ठीक है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बंगाल में आकर के अपनी वहीं से अपना रूलिंग स्टार्ट किया, पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे गेन करना स्टार्ट किया, आए थे ट्रेड करने के लिए, धीरे धीरे अपनी सारी रूलिंग यहाँ पर स्टैब्लिश कर ली थी। ये सारी की सारी जर्नी जाने के स्टार्टिंग की हम यहाँ पर अपने थीम 9th में।
थीम 10th में हम जानेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, कैसे इनकी मोनोपोली को रोकने के लिए जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें हम पूरी की पूरी इसमें हिस्ट्री जानने वाले हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 में किस तरीके से रिवोल्ट होता है, कहाँ से कौन कौन से लीडर पार्टिसिपेट करते हैं और इसका रिजल्ट क्या निकला। थीम 11 के अंदर हम जानेंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन, आपके डेट वाइज क्वेश्चन, ठीक है, आपके जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास थीम 12 आती है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने किन किन प्रॉब्लम को फेस करते हुए इतना वर्ल्ड का दी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, कैसे बनाया, ठीक है, कैसे कौन कौन से उसमें प्रोविजंस रखे गए, ठीक है, कौन कौन से उसमें लिस्ट बनाई गई, किस लिस्ट में क्या काम दिए गए, सब कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है, और साथ में इंपॉर्टेंट लीडर्स का रोल भी यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था हमारा हिस्ट्री का सिलेबस, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम नेक्स्ट पर आते हैं, अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस पर, जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। सो पॉलिटिकल साइंस में हमारी दो बुक है, ठीक है। फर्स्ट बुक है हमारी पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर्स है और ये इनके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, तो हम यहाँ पर चैप्टर 1 में क्या करने वाले हैं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, ये इसके सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं। इन्हीं में सबसे जो है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले, और यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। उसके बाद में आपका नेशन आता है, तो नेशन में ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, नेहरूज अप्रोच ऑफ टू नेशंस बिल्डिंग, कैसे जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, है ना, उन चैलेंजेस को फेस करते हुए कैसे हमने अपना नेशन जो है वो स्ट्रांग बनाया। तो ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग की यहाँ पर हम समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड पर आती है पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये उसके टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर पॉलिटिक्स एंड द प्लान डेवलपमेंट में हम 5 ईयर प्लान को और ये सारी चीजों को समझने वाले हैं। चैप्टर 4 के अंदर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, ठीक है, नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, जिसमें सीनो इंडियन वॉर 1962, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंड 1971, ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं ना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पॉलिटिकल इन इंडिया, ठीक है, ये हमारी बुक है, उसमें हम चैप्टर 5 में क्या पढ़ने वाले हैं, चैलेंज टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू, ठीक है, नेहरू के बाद कौन कौन से जो है वो उनके सक्सेसर आते हैं और किस तरीके से हमारे नेशन को बिल्ड किया जाता है, क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, सब कुछ इसमें समझने वाले हैं। देन उसके बाद में क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, देन उसके बाद में आपका रीजनल एस्पिरेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारे के सारे बच्चे इसके टॉपिक्स हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं सीयूटी में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम थीम 8 पर आते हैं। इसमें क्या बताया गया है, डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड द कोलिएशन पॉलिटिक्स, ठीक है, इसमें हम पार्टिसिपेटरी द अपसर्ज इन 1990s, राइज ऑफ द जेडी एंड द बीजेपी, ठीक है, इंक्रीजिंग रोल ऑफ द रीजनल पार्टीज, ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका रीसेंट इशू एंड द चैलेंजेस, ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके टॉपिक्स है, जहां से हम अपना पूरा ये चैप्टर कवर करके अपने इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आती है, जो कि हमारी बुक 2 है पॉलिटिकल साइंस की। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ द बाइपोलैरिटी, ठीक है, इसके अंदर हम न्यू एंटिटीज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रशिया और बाल्कन स्टेट एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, सारे के सारे टॉपिक्स। उसके बाद में है आपका ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल पावर, ठीक है, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद में आपका साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, इसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं हम अपने 4th चैप्टर पर, जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसमें हम रिकंस्ट्रक्टेड एंड द फ्यूचर ऑफ द यूएन, इंडियाज पोजीशन इन द रिस्ट्रक्टेड यूएन, राइज ऑफ द न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स वगैरह को हम सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है, इसके ये टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद में एनवायरमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स द क्रिटिक्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स हमारी पॉलिटिकल साइंस में है, जहां से आपके सीयूटी के क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बढ़ेंगे अपने ज्योग्राफी के सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपकी 2 बुक है, ठीक है, जो बुक 1 है वो
आपकी फंडामेंट एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड द स्कोप। जो सेकेंड यूनिट है, ठीक है, वो है हमारी पीपल। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन चेंज और ह्यूमन डेवलपमेंट। इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ये इसके सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद में यूनिट 3 में हम क्या करने वाले हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटी, ठीक है, और ये क्या है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ये सारे के सारी एक्टिविटीज को हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट 4 के अंदर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये सारे हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड द साइबर स्पेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये सारे के सारे चीजें कवर करने वाले हैं हम अपने इस यूनिट 4 के अंदर। उसके बाद में हमारी जो बुक 2 है वो है इंडियाज पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसमें फर्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है पीपल, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड द ग्रोथ, ठीक है, ये सारे के सारे इसके टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट 2 के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट आता है, जिसमें हम रूरल सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बन सेटलमेंट, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं यूनिट 3 पर आते हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सो इस रिसोर्स और डेवलपमेंट में हम यहाँ पर किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज, जनरल लैंड यूज, एग्रीकल्चर लैंड यूज, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद में है वाटर रिसोर्सेज, फिर आपका है मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बाद में है प्लानिंग इन इंडिया। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 3 के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है हमारे यूनिट 4 के अंदर ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है एंड द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो इसमें हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जिसमें हम रोड, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सारी चीजें, ऑयल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो होती है। उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। उसके बाद में आपका यूनिट 5 में आता है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन द सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। तो वो कौन कौन सी हैं, ये है आपकी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, देन उसके बाद में अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ द स्लम्स एंड लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास लैंग्वेज का सिलेबस, ठीक है। तो लैंग्वेज में चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, दोनों में सेम ही सब्जेक्ट रहता है, मतलब आपके लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो है सिलेबस, सॉरी, ठीक है, वो सेम रहता है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाहे आपके पास हिंदी हो चाहे वो आपके पास इंग्लिश हो, ठीक है, तो हिंदी में भी ऐसी चीजें आएंगी जैसे कि आपकी इंग्लिश में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ पर आपके 3 टाइप्स के पैसेजेस दिए होंगे। वो 3 टाइप के पैसेज जो हैं वो मैक्सिमम 300 वर्ड्स में होंगे, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पैसेज हैं ये बेस्ड होंगे फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेसी पर। देन उसके बाद में वर्बल एबिलिटी में हम क्या करेंगे, वर्बल एबिलिटी के अंदर हम रीअरेंजिंग द पार्ट्स, देन उसके बाद में मैच द फॉलोइंग, उसके बाद में चूजिंग द करेक्ट वर्ड, उसके बाद में सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स। और बच्चे ये वोकैब, ठीक है, इसको जरूर ध्यान देना, ठीक है, इसको जरूर से ध्यान देना। वोकैब्स का बच्चा जो सिलेबस होता है ना, मतलब वो अनलिमिटेड होता है। जितने आप वर्ड्स को याद करोगे डेली मैं कहती हूँ कि 5 to 7 भी वर्ड्स आप याद करोगे ना, तो आपके एग्जाम तक आते आते बहुत सारे वर्ड्स आप सीख चुके होंगे। नए नए वर्ड्स को सीख कर ही आप जो है अलग अलग उसको सेंटेंस से आप उसको फ्रेम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वोकैब जो है वो अभी से अपनी वोकैब से पकड़ बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप किसी भी तरह की कोई भी अगर यहाँ पर वर्ड पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा उसको रिकॉल करके अपने क्वेश्चंस को सही कर सके, ठीक है। सो ये वोकैब की बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी और कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपकी प्रिपरेशन, इंग्लिश की प्रिपरेशन को और ज्यादा वो इनहेंस कर देगी, ठीक है। सो उसके बाद में यहाँ पर हम बात करने वाले अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस की, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आपकी 3 बुक्स हैं। तो कोर्स 1 के अंदर हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम यूनिट 1 के अंदर क्या समझने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, थ्योरी और कंज्यूमर बिहेवियर। ये सारे के सारे बच्चे उसके टॉपिक्स हैं, ठीक है, सारे के सारे ये उसके टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को समझते हुए हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, कंज्यूमर द इक्विलिब्रियम, उसके बाद में है यूटिलिटी अप्रोच, देन ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, अच्छा ये इसी का पार्ट है, देन उसके बाद में डिमांड है एटसेट्रा। ये सारे के सारे इसके टॉपिक्स हैं जहां पर हम अपने इस यूनिट को कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड यूनिट, प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में शेप्स ऑफ द टीपी, एमपी एंड एपी
कर्व्स, और उसके बाद में है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये सारे के सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 3 में आता है आपका थ्योरी ऑफ द फर्म्स अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, ठीक है। तो इसमें हम फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देन उसके बाद में प्रॉफिट, देन उसके बाद में प्राइस डिटर्मिनेशन, उसके बाद में शिफ्ट एंड डिमांड सप्लाई, ठीक है, उसके बाद में सप्लाई क्या होती है, ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 4 में हम मार्केट के बारे में समझने वाले हैं, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम और एंड द सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसमें हम मार्केट के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पर इस यूनिट के बारे में समझने वाले हैं, मतलब इस यूनिट के अंदर हम समझने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास जो हमारी नेक्स्ट बुक है, ठीक है। नेक्स्ट बुक का नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंट्रोडक्शन एंड द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। सो इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, देन इसके समझने के बाद हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इसके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, और एडेड और द प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, ये सारी चीजों को समझने वाले हैं। उसके बाद में द एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, ये समझने वाले हैं, जिसमें हम फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, उसके बाद में जीडीपी एंड द वेलफेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, यूनिट 4 की बात करते हैं, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक। पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है, ये इसके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसको हम कवर करेंगे यूनिट 4 के अंदर, ठीक है। सारे टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आपने इन जो मैक्रो है या माइक्रो जो आपकी बुक है इकोनॉमिक्स की, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया ना, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सभी सब्जेक्ट की सिलेबस, सभी सिलेबस की जो एक तरीके की क्लासेस होती है, ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे के सारे सिलेबस आपको यहीं पर करवाए जाएंगे, तो बस उसको रेगुलर फ्लो करते रहिए, मतलब वॉच आउट करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट 4 के बारे में हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ द बजट एंड इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, जिसमें हम गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसिप्ट क्या होता है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बैलेंस और सरप्लस एंड द डिफिसिट बजट क्या होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर यूनिट 5 की बात करते हैं, ओपन इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ द पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसके बाद में बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट क्या होता है, और मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस वाले यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद में हमारी थर्ड बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हमारी जो यूनिट 1 है, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड द एक्सपीरियंसेस, 1947 से लेकर 90 के बीच में क्या क्या चीजें हुई थी, वो इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले, और ये सारे के सारे इसके टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद में हम यूनिट 2 के अंदर करेंगे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म सिंस 1991। 1991 के बाद से मतलब कैसे चीजें जो है वो चेंज हुई, वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं 1990 के तक, ठीक है। तो सिंस 1990 से कैसे रिफॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग, ठीक है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म सिंस 1991, इसमें फीचर्स और इसके जो भी इसके पार्ट्स हैं तो सारे के सारे, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, एलपीजी पॉलिसीज हैं, ये सारे के सारे हम इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे जितने भी मैंने सब्जेक्ट के सिलेबस बताए हैं, ये आपके CUET 2027 के लिए यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके CUET एग्जाम में। इसकी प्रिपरेशन कब और कहां से होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम यूनिट 4 की बात करते हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद द नेबर्स, ठीक है। तो कंपैरिजन विद द नेबर्स और द इशू क्या है, मतलब कैसे हम अपने इंडिया को अपने नेबर कंट्री के साथ में हम कंपेयर करके, और क्या चीज अच्छी है क्या चीज सही नहीं है, वो सारा कंपेयर करके तभी तो पता चलेगा ना। वो सारी हम यूनिट इसके अंदर कवर करने वाले, इश्यूज है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है और डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, तो ये सारी की सारी हम यूनिट 4 के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि आपकी टेंशन का सोल्यूशन यहां पर है, आपकी टेंशन का सोल्यूशन यहां पर है महापैक के अंदर, ठीक है। सो अगर आपने अभी से ही अपने हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से समझ करके उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, तो आपका CUET के एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये सॉल्यूशन है महापैक या फिर आरंभ 2.0 बैच, ठीक है। अब ये महापैक क्या होता है, महापैक के अंदर आपको साल भर में जितने बैचेस लॉन्च होंगे ना, सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। यानी कि आप अपने सिलेबस को एक
बार या 2 बार नहीं, कम से कम भी 5 से 6 बार आप कवर कर चुके होंगे। ये महापैक आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जाकर आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको, आप आर्ट्स के हो तो आप अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट को भी, जो भी आपके फ्रेंड है उनको भी बता सकते हो, अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट्स के हो तो आपने आर्ट्स पे क्लिक किया। आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाओगे, व्यू ऑल पे जाओगे। जैसे आप व्यू ऑल पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा महापैक, ठीक है। ये आरंभ है और ये महापैक है, ठीक है। इसके अंदर आपकी क्लास 12 और सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें जीएटी लैंग्वेज सब कुछ है। मतलब इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो ना कि यार इसके अलावा भी हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, कहीं और से पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसमें सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आज से ही, अभी से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में लग जाओगे, ताकि एग्जाम तक आते आते आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर ले अपने सीयूटी एग्जाम को फोड़ने के लिए, अपने सीयूटी एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए, ठीक है। सो आपको ये Y489 कूपन कोड लगा करके पूरे साल भर के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। बाकी अदर कोई आपको जो है बुक कहीं से परचेज करने की, कहीं से क्वेश्चन करने की, कहीं से कुछ करने की कुछ नहीं है। सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो जाइए, इसको आज ही परचेज कीजिए और अपने आप को आज ही एनरोल कीजिए और हमारे साथ कल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।